नमस्कार दोस्तों, गुरु कैम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं गुरु कैम अकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन। लगातार हालांकि जिस टाइम से यूट्यूब वीडियो मैंने डालना स्टार्ट किए थे, तब से एक मेरे पास रेगुलर रह के बच्चों की जो एक क्यूरी थी वो रेगुलर आती जा रही थी कि सर हमें फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आती। और फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आने के पीछे का लॉजिक जो है वो सीधा सीधा यूनिट कन्वर्जन के ऊपर टिकता है कि बच्चों के फंडामेंट्स जो यूनिट कन्वर्जन के लिए होते हैं, जिनमें यूनिट कन्वर्जन इन्वॉल्व होता है, वो बड़े वीक होते हैं। ठीक है नहीं है। और पिछले 10-15 दिन से तो ये मतलब मैसेजों की मतलब बाहर से आ गई थी कि सर यूनिट कन्वर्जन आप एक वीडियो बहुत बढ़िया सा वीडियो बनाओ ताकि हमें उसका फ़ायदा हो। बिल्कुल मैंने आपकी रिक्वेस्ट सुन ली है और ये मान के चलो कि एक डेडिकेटेड रिक्वेस्ट आई थी, स्पेशल उन्हीं के लिए है वीडियो। वो समझ जाएंगे वीडियो देखेंगे तो किसके लिए है। तो ये यूनिट कन्वर्जन जो है अपन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक सरप्राइजिंग बात मैं बताऊंगा इसको स्टार्ट करेंगे उससे पहले कि जब मैंने एमएससी की थी, एमएससी करने के बाद मेरे को केमिस्ट्री नहीं आती थी। केमिस्ट्री का मतलब इन द सेंस केमिस्ट्री की ये जो आज गहराई में बातें कर लेते हैं, हर कंसेप्ट को जोड़ लेते हैं, बेसिक चीज़ें सारी, ये कुछ भी नहीं आती थी। और मैंने जो बेसिक स्टार्ट्स किए थे मेरे 2008 में, वो मैंने मेरे पैतृक गांव से किए थे। ठीक है नहीं है। तो गांव में क्या होता है कि बच्चों की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सिटी में फिर भी नहीं होती। तो उनको पढ़ाने के लिए मेरे को इतना पढ़ना पड़ा आपके सामने आज। और इवन आप बिलीव नहीं करोगे कि 2010 से पहले मेरे को फिजिकल नहीं आती थी, नाम मात्र की भी नहीं आती थी, डरता था मैं फिजिकल से। ठीक है नहीं है। और उसके बाद फिजिकल मैं पढ़ता गया, सीखता गया, पढ़ता गया, सीखता गया। और आज जो है आप फिजिकल का कोई भी क्वेश्चन दे दो मेरे को, किसी भी टॉपिक का, मैं सोल्व कर दूंगा उसको। ठीक है नहीं है। सरप्राइजिंग बात है कि नहीं है ये? हाँ है, आपके लिए सरप्राइजिंग बात है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे को मेरी हकीकत पता है। ठीक है कि नहीं है। आप बिल्कुल यूनिट कन्वर्जन के ऊपर अपन फोकस करेंगे और वो यूनिट कन्वर्जन आपको साथ में बताता हुआ चलूंगा कौन सी चीज कहां जाके फिट होएगी अपने टॉपिक से जो। ठीक है कि नहीं है। अब ऐसे नहीं है कि ये यूनिट कन्वर्जन का जो वीडियो है केवल हायर एजुकेशन वालों के लिए। ये जो अभी इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं 11th-12th में, या कोई जेई की तैयारी कर रहा है, उसकी फिजिकल केमिस्ट्री या कुछ भी मान लो होती नहीं है वैसे उनकी। मैथ वालों की फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी बढ़िया होती है, यूनिट्स कन्वर्जन भी थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है नहीं है, क्योंकि वो फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन नीट वाले जो बच्चे होते हैं उनकी थोड़ी सी वीक होती है। और अपने यहाँ पे जो राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में जो एमएससी करता है केमिस्ट्री से, वो बायो बैकग्राउंड का होता है। और बायो बैकग्राउंड वालों की फिजिकल केमिस्ट्री माशाल्लाह सुभान अल्लाह होती है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है नहीं है। क्योंकि नीट से ठोकर खाए हुए बच्चे ही आप केमिस्ट्री से एमएससी करते हैं, तो उनकी वहाँ पे भी फेलियर होता है और आगे जाके भी फेलियर होता है। ठीक है नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अभी इन 2-3 सालों में फिजिकल की तरफ रुझान बढ़ा है। पहले जैसे नेट जेआरएफ की एग्जाम देने जाते थे तो ऑर्गेनिक पढ़ के जाते थे, ऑर्गेनिक पढ़ के जाते थे, फिर भी नेट जेआरएफ नहीं होती थी ऑर्गेनिक। अब ऐसा ट्रेंड आ गया है कि फिजिकल इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो कर लो, ऑर्गेनिक की तेल लेने के लिए ऑर्गेनिक के 1-2 टॉपिक तैयार कर लो, जिससे अपने क्या है बचाव हो जाए और जेआरएफ हो जाती है। ठीक है नहीं है। हाँ, तो जेआरएफ बहुत नॉर्मल सी बात है, बस जरूरत है टाइम पर और सटीक टॉपिक पढ़ना विद एक्यूरेसी। ठीक है नहीं है। और उसमें सबसे ज्यादा हेल्प कौन करती है? यूनिट कन्वर्जन। अब यूनिट कन्वर्जन की बात करें तो यूनिट कन्वर्जन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टॉपिक को देख लेना, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो। फिजिकल में तो ये स्पेशल है ही है यूनिट कन्वर्जन का पोर्शन। लेकिन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के कुछ पोर्शंस में आपको यूनिट कन्वर्जन यूज में लेने पड़ेंगे, जहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन आती है। ठीक है कि नहीं है। अब जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सॉलिड स्टेट पढ़ते हो, सॉलिड स्टेट में कितनी कैलकुलेशन होती है, वहां पे डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी के फॉर्मूले के लिए आप यूनिट कन्वर्जन करते हो कि नहीं करते? करते हो ना? हाँ। तो यूनिट कन्वर्जन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इनऑर्गेनिक में जीआईओसी वाला जो पोर्शन पढ़ते हो उसमें, यानी केमिकल बॉन्डिंग वाला और पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला जो पोर्शन पढ़ते हो, उसमें भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल इनकी कैलकुलेशंस आती है, लैटिस एनर्जी की आ जाती है।
तो कैलकुलेशन जहां पे आएगी वहां पे यूनिट कन्वर्जन डेफिनेट रूप से आपका आएगा। और ऐसी कोई स्पेशल बात नहीं लगी मेरे को यूनिट कन्वर्जन में, मैं ये हमेशा मान के चलता था कि इतनी चीजें बच्चों को आती हैं, लेकिन जब बच्चों से क्वेश्चंस नहीं होते हैं फिजिकल के तो उनको ये चीज पढ़ानी पड़ती है, जरूरी भी है। यूनिट कन्वर्जन हो गया आपका, ग्राफ हो गए आपके, इंटीग्रल डिफरेंशिएशन हो गया आपके, ठीक है कि नहीं है? हाँ, ये चीजें आपको थोड़ा सा क्या है कि मैथमेटिकल बैकग्राउंड जब आपके पीछे लग जाता है ना, तो आप आदमी को क्या आती है, अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ मैं फिजिकल का क्वेश्चन कर सकता हूँ आराम से, और फिजिकल की क्वेश्चन करने में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक सपोर्ट रहता है, चाहे ये चीज उसके कम काम में आए, लेकिन एक जो अपन बोलते हैं ना मोरल सपोर्ट, वो मिलता है इन टॉपिकों से। तो अगर ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपके तैयार किए हुए हैं तो आपको बिलीव आ जाएगा खुद के ऊपर कि हाँ आप फिजिकल में हर टॉपिक को तैयार कर सकते हैं, ठीक है नहीं है? और मेजर जो यूनिट कन्वर्जन का रोल आता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है, थर्मो में आता है, ठीक है नहीं है? थर्मो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका जो गैसियस फेज है उसमें आता है, फेज इक्विलिब्रियम में भी थोड़ा बहुत रोल आता है, इतना ज़्यादा नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में आपका है, सरफेस वाले में आपका है। तो हर एक टॉपिक यहाँ पे जुड़ा हुआ है। सॉलिड स्टेट में आपका यूनिट कन्वर्जन काम में आएगा। तो ये मान के चलो कि यूनिट कन्वर्जन के जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले नहीं होते बेसिकली, एक्चुअल में ये दिमाग में चलने वाली एक ये मान लो कि कन्वर्जन है दिमाग में चलने वाला, ठीक है नहीं है? जैसे अपन मार्केट में जा रहे हैं और कोई आपको बोलता है कि भिंडी 50 रुपए किलो है, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये आ जाएगी यार घर वालों ने आधा किलो मंगाई है, इसका मतलब 25 रुपए की तो भिंडी होगी। होती है कि नहीं होती? ये दिमाग में चलने वाली कैलकुलेशन है। इसको आप पेन पे या मतलब ऐसे रखकर कोई फॉर्मूले बेस आप नहीं करोगे, ये ऑटोमेटिक होने वाली जो बचपन से अपने रगों में दौड़ रही है, ठीक है कि नहीं है? नहीं समझ में आई बात? फोन आ रहा है, 10,000 का फोन आ रहा है साहब, 20% लेस है इसके ऊपर, तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा 2,000 लेस हो गए, 8,000 का आ रहा है। तो इसमें तो कोई फॉर्मूला थोड़ी लगाया आपने, नहीं लगाया ना, तो एक आइडिया लग जाता है या लमसम आइडिया लग जाता है। अगर मान लो कि भाई चलो ठीक है सर आपने तो एग्जैक्ट फिगर दे दिया, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं देके एक राउंड ऑफ मतलब ऐसे ही कोई रैंडम फिगर दे दूं 13,665 रुपये, उस पर 10% लेस है, तो आप सर की 3 डिजिट पकड़ लोगे, सर ये आपका 10% आ गया। नहीं समझ में आई? नहीं, कम से कम 1,300 रुपये तो लेस होंगे, और भी नहीं तो ऐसे दिमाग का आपका काम करने लग जाता है। तो यूनिट कन्वर्जन में बेसिकली यही चीजें आने वाली हैं। बस ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहाँ पे किस हिसाब से वो मल्टीप्लाई होएगा या डिवाइड होएगा। तो अपन स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नया है, लेटेस्ट वीडियो के लिए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर करे तो मर्जी की बात है, शेयर तो करनी है, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो मेरा हौसला बढ़ाएगा। तो आप अगर इंटरेस्ट दिखाओगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं और भी बढ़िया बढ़िया टेक्निकल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, ताकि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं आए। वैसे जो मेरे वीडियोस आते हैं वो स्टूडेंट डिमांड के ऊपर आते हैं। अगर आपको भी कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेट रूप से मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, मैं वो वीडियो आपके लिए जरूर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट कन्वर्जन। देखो, यूनिट कन्वर्जन का सबसे पहला नियम क्या है, रूल। क्योंकि अगर हम कुछ प्रोटोकॉल नहीं बनाएंगे, रूल्स नहीं बनाएंगे, तो हमें ये पता ही नहीं लगेगा कि यूनिट कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है कि नहीं है? बात समझ में आई? तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें यूनिट कन्वर्जन की जरूरत है कि नहीं है किसी फॉर्मूले में, ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत? अब मैं यहाँ पे छोटे से 2 एग्जाम्पल लूंगा, 2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका यूनिट कन्वर्जन वहां पे जरूरी क्यों है और कहीं पे यूनिट कन्वर्जन क्यों जरूरी नहीं है, ठीक है नहीं है? जैसे थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ते हो, और थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म आती है वर्क। क्या आती है? वर्क। और यहां पे जो थर्मोडायनेमिक्स में हमारे यहाँ केमिकल वर्क होता है वो पीवी वर्क होता है, एक्चुअली प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। कौन सा होता है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और प्रेशर वॉल्यूम वर्क में आप वर्क बोल सकते हो पी डेल्टा वी,
ये आता है चेंज इन वॉल्यूम इनटू प्रेशर। बात सही है, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करना कि आपका प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर में हो सकता है और वॉल्यूम आपका लीटर में हो सकता है, लीटर ml काई में भी। लेकिन आप जब लीटर एटमॉस्फेयर लिखोगे यहां पे यूनिट के तौर पे, ठीक है नहीं है, तो वो वर्क, हाँ, लीटर एटमॉस्फेयर आल्सो ए यूनिट ऑफ एनर्जी, लीटर एटमॉस्फेयर आल्सो ए यूनिट ऑफ एनर्जी। लेकिन जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शनों में किसी भी ऑप्शन में लीटर एटमॉस्फेयर नहीं है, किसी में जूल है, किसी में किलो जूल है, जूल का मान लो, कैलोरी का मान लो, इस टाइप की एनर्जी में पूछा जाता है। तो हमें इस लीटर एटमॉस्फेयर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा या किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं यही बात समझ में, बात समझ में आई। इसलिए हमें यहां पे यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। अगर ऑप्शन लीटर एटमॉस्फेयर में है देन वी नो नीड टू यूनिट कन्वर्जन, हमें यूनिट कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है। यूनिट कन्वर्जन की कब जरूरत है, जब इधर की और इधर की यूनिट मैच नहीं करे और इसकी यूनिट को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है नहीं है, नहीं समझ में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। अभी तो मेरे को ये मान के चलो कि बैकग्राउंड बनाने में 10 से 15 मिनट लगेंगे कि यूनिट कन्वर्जन का बैकग्राउंड बनाऊं कि या यूनिट कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, ठीक है नहीं है। अब देखो आपने सुना होगा, आराम से देखो, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, ये जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, ठीक है नहीं है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को इस प्रकार से देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। और ये जो है ये वोल्ट में, काई में, वोल्ट में, काई में बेटा वोल्ट में, और ये कुलाम में, कुलाम मोल इनवर्स, और ये मोल है। तो n मोल है आपका, माइनस लगाओ तो लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मोल है n, ठीक है नहीं है। ये अपन एक बात कह सकते हैं कि ये n मोल नहीं है, ये फिगर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो है, ये एक क्वांटिटी है, यूनिट लेस बोल दो आप, ठीक है नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये है आपका फेराडे मोल इनवर्स, सॉरी फेराडे क्या बोला था मैंने, कुलाम मोल इनवर्स, कुलाम मोल इनवर्स। अब आप सोच के देखो कि ये क्या बन गया आपका, वोल्ट डॉट कुलाम और मोल इनवर्स, ये यूनिट बन गई। लेकिन 4 ऑप्शनों में हमें क्या दिया हुआ रहेगा, हमें या तो वैल्यू जूल में रहेगी, ठीक है नहीं है, या किलो जूल में रहेगी, या कैलोरी में रहेगी, या किलो कैलोरी में रहेगी, इनमें आ सकती है यूनिट्स। तो आपको मैं बता दूं, वोल्ट इंटू कुलाम जो होता है वो आपका जूल में होता है, जूल मोल इनवर्स आ गई आपकी, समझ में आई बात, क्या है, जूल मोल इनवर्स। तो इसलिए हमें क्या है, अगर जूल में ऑप्शन दिए हुए हैं तो यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वोल्ट और कुलाम जो होते हैं किसके बराबर होते हैं, जूल के बराबर होते हैं, ठीक है नहीं है, कर सकते हो आराम से, समझ में आई बात। अगर मान लो कि कैलोरी, किलो कैलोरी या किलो जूल में आएगा तो डेफिनेट रूप से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, इसी को बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन। ऐसे ही आपने बोर रेडाई आपने देखी होगी 0.529 है ना, हाँ जी 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड, काई में, एंगस्ट्रॉम में, ये एंगस्ट्रॉम में। अब जरूरी थोड़ी है कि अपन को जो बोर रेडाई दे वो एंगस्ट्रॉम में दे, पिकोमीटर में भी दे सकता है, फेम्टोमीटर में भी दे सकता है, नैनोमीटर में भी पूछ सकता है ना, कोई भी फैंसी यूनिट आ सकती है। तो उन यूनिटों को अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा और फिर इसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही आपकी एनर्जी की वैल्यू, जैसे मान लो कि एनर्जी होती है आपकी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, काई में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही जूल पर मोल आ जाए, किलो जूल पर मोल आ जाए, कैलोरी किलो कैलोरी पर मोल आ जाए, तो डेफिनेट रूप से इस फॉर्मूले को आपको मॉडिफाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाइड करना पड़ेगा ना। हाँ, एक्चुअल में जो पढ़ाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, पहले इसके 10 फॉर्मूले लिखा देते हैं और बोल देते हैं कि रटो 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 रटो। और वैसे रटना जायज भी है, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन में टाइम लगता है। क्या लगता है? यूनिट कन्वर्जन में आपका टाइम लगेगा, और जब टाइम लगता है तो भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गेम ही टाइम का होता है? गेम किसका होता है? टाइम का होता है। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है और आपने टाइम ये मान के चलो झूठी साची कैलकुलेशन में आपने वो टाइम गवा दिया है, तो वो टाइम लौट के नहीं आएगा और आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पर मोल कैसे अपन कन्वर्ट करेंगे, ये बात करेंगे अभी सारी की सारी। ये सारे फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन कैसे होगी, यूनिट कन्वर्जन किस हिसाब से चलती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उस सारी चर्चा होगी। वीडियो पे बने रहना बस आप, ठीक है? नहीं है? अब देखो इधर, ये तो हो गई किसकी बात? इनकी बात हो गई। अब सॉलिड स्टेट की बात कर लेते हैं। तो सॉलिड स्टेट में डेंसिटी आती है, क्या आती है? डेंसिटी। और डेंसिटी अपन को पता है मास अपॉन वॉल्यूम होती है। क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है नहीं है? तो हम एक्चुअल में जब शुरुआत में यूनिट सेल के बारे में चर्चा करते हैं तो एक चीज बताई जाती है कि यूनिट सेल जो है पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी यूनिट होती है। यानी कि आपने पैकिंग फ्रैक्शन किसी यूनिट सेल का निकाल लिया तो पूरे यूनिट उसका क्रिस्टल का पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। समझ में आई? या पूरी क्लोज पैकिंग का वो आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। अगर आपने एक यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल ली तो वो डेंसिटी किसकी मानी जाएगी? पूरे आपके क्लोज पैकिंग की डेंसिटी मानी जाएगी। तो यहां पे जो मास बनाता है वो बनाता है Z और M। ये मोलिकुलर वेट है जिसका आप क्या करवा रहे हो? डेंसिटी पूछ रहे हो। जैसे NaCl की पूछोगे तो NaCl का आप यहाँ पे मोलिकुलर वेट रखोगे, सोडियम की पूछ रहे हो तो सोडियम का रखोगे। नहीं समझ में आई बात? और ये जो कहलाता है, ये कहलाता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम विच आर प्रेजेंट इन यूनिट सेल। ठीक है नहीं है? जैसे सिंपल क्यूबिक में 1 होती है, BCC में आपकी 2 होती है, FCC में 3 होती है, HCP में 6 होती है। हेक्सा क्लोज पैकिंग जो होती है ना उसमें 6 होती है, 3D क्लोज पैकिंग में। ठीक है नहीं है? हाँ, ये अलग अलग होती है। फिर यहाँ पे आपका अवोगाड्रो संख्या आएगा इसके हिसाब से, Na नीचे, और नीचे वॉल्यूम आएगा। क्या आएगा? वॉल्यूम। और यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम दिया जाता है 1 क्यूब। क्या दिया जाता है? 1 क्यूब। ठीक है नहीं है? अब आपको अच्छी तरह पता है कि डेंसिटी अपनी जो आएगी, डेंसिटी वो ग्राम पर ml में आती है। ज्यादातर यही पूछता है, ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, इसी में पूछता है डेंसिटी 99%। ठीक है नहीं है? और ये जो है एज लेंथ है, और एज लेंथ जो है नैनोमीटर में हो सकती है, पिकोमीटर में हो सकती है, नहीं समझ में? एंगस्ट्रॉम में हो सकती है। तो आपको इस ml यानी कि कुल मिला के बात यह है कि ml को अपन सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, है ना? तो अगर सेंटीमीटर क्यूब के लेवल तक पहुंचना है आपको तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा इन। और क्यूब करना महाभारत है, और रूट क्यूब करना उससे भी तगड़ी महाभारत है। समझ में आई बात? तो यूनिट कन्वर्जन अपन को प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। ऐसे ही अपन बात कर लेते हैं कि जब कंडक्टेंस के बारे में हम बताते हैं, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है नहीं है? तो फॉर्मूला चलता है आपका कप्पा डिवाइडेड बाई सी। ये फॉर्मूला है, ठीक है नहीं है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है जिसकी यूनिट जो है कई हो सकती है, जैसे ओम इनवर्स डीएम इनवर्स हो सकती है। ठीक है? ओम इनवर्स सीएम इनवर्स हो सकती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो सकती है। और ये कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन जो है आपकी यहां पे आप मान लो कि मोलरिटी है तो मोल डिवाइडेड बाई लीटर, ये तो रहेगा लीटर, या मोल डिवाइडेड बाई डीएम क्यूब,
डेसीमीटर क्यूब, यही तो है। अब देखो इधर, आप वही चीज है, वही समझाने जा रहा हूं। एग्जाम में आपको ये किस यूनिट में पूछ रहा है, वो ओम इनवर्स, डीएम इनवर्स और मोल इनवर्स में पूछे नहीं, ये यूनिट गलती दी मैंने, स्क्वायर आएगा यहां पे। अगर इस यूनिट में पूछे तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास डीएम क्यूब है ही, ये रहा डीएम, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, ये पूछे तो कोई नहीं करना, ये लगाना। लेकिन अगर यही यूनिट अगर आपकी चेंज हो जाए, ओम इनवर्स, हाँ जी, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, चेंज होएगा। वो कैसे चेंज होएगा? एग्जाम में क्या है, जब भी कोई टीचर पढ़ाता है वो डायरेक्ट बोल देता है कि 1000 से आप क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, और इसके लिए बोलता है 1000 से डिवाइड कर देना, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। पर ये उनके क्वेश्चनों का समाधान नहीं हुआ। नहीं समझ में आई बात? बच्चा ध्यान रखेगा यूनिटों का, बिल्कुल ध्यान रखना है। यूनिटों का ध्यान रखोगे तो 3 फॉर्मूले भी तो आ गए। अब 3 फॉर्मूले का क्या करें अपन, हल्का सा जो मार्केट में जाने पर अपने दिमाग में चलता है वैसे यहाँ पे भी चलने लग जाए तो हो जाएगा काम अपने। पर बोले सर यहाँ तो दिमाग ही काम नहीं करता, यहाँ पे आके तो पॉज हो जाता है, दिमाग रुक जाता है। भैया इतना तो करना पड़ेगा तुम्हें। तो यूनिट कन्वर्जन की शुरुआत अपन करते हैं तो शुरुआत लेंथ से होती है। कहां से होती है? लेंथ से। लेंथ, अगर लेंथ आपके पास है तो आप एरिया निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो बेटा? एरिया, लेंथ स्क्वायर। और आप वॉल्यूम भी दे सकते हो, लेंथ क्यूब। आप क्या दे सकते हो? वॉल्यूम भी दे सकते हो। तो आपके पास एरिया आ सकता है लेंथ से, आपका वॉल्यूम आ सकता है। अगर आपके पास मास आ जाए, क्योंकि सेकंड जो टर्म है अपनी वो मास है, ठीक है नहीं है? अब मास से कई चीजें बनती हैं आपकी। मास से मोल बनते हैं, मास से मोलिकुलर वेट बनता है, ठीक है नहीं है? मास से इक्विवेलेंट वेट बनता है, फॉर्मूला वेट बनता है, बहुत सारे वेट इसी मास से बनेंगे आपके। ये मास भी एएमयू में, ग्राम में, मतलब न जाने कितने में ये पूछा जाएगा, ठीक है नहीं है? तो जब अपने पास मास आ जाता है और साथ में अपने पास ये क्वांटिटी आ जाती है ये वाली, तो मास और वॉल्यूम मिलकर क्या बनाते हैं पता है आपको? डेंसिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डेंसिटी बनाते हैं। तो डेंसिटी की डिस्कवरी हो जाएगी अगर मास और वॉल्यूम अपन को समझ में आ गया। यानी कि डेंसिटी के क्वेश्चन भी बड़े आराम से अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है? फिर तीसरा आता है आपका टाइम। क्या आता है भाई? टाइम। टाइम, अब आपने फेराडे लॉ पढ़ा होगा। फेराडे लॉ में इतनी बड़ी रिस्ट्रिक्शन है कि वहां पे टाइम सेकंड में लेना है, टाइम लेना है सेकंड में। अब क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम में बच्चे जल्दीबाजी में रहते हैं, वो 10 आवर दे देगा, उसको आप मिनट में कन्वर्ट करोगे नहीं, पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा, पूरी कैलकुलेशन एज इट इज हुई हुई। वो जानता है कि बच्चा क्या करेगा। पहला ऑप्शन रखता है डायरेक्ट, दूसरा रखता है 60 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन, और तीसरा रखता है 3600 से मल्टीप्लाई करके। तो वो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है नहीं है? तो आप पूरी बिल्कुल तबीयत से, ठीक है नहीं है? अब देखो यहां पे आपके पास लेंथ आ गई, टाइम आ गई। लेंथ और टाइम, लेंथ बोल दो, इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं अपन एक अलग लैंग्वेज में, लेंथ को डिस्टेंस, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं अपन लेंथ को, लेंथ डिस्टेंस। वैसे नहीं आप ये सोच रहे हो सर इक्वल कर दिया, इक्वल नहीं बोल सकते हैं अपन, क्योंकि अपनी केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे फिजिक्स की बेइज्जती सी होती है, क्योंकि अपन क्या कर देते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो जब अपने पास टाइम आएगा तो वेलोसिटी आ जाएगी। टाइम डिस्टेंस वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी अपने पास आ जाएगी तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा तो फोर्स आ जाएगा, हाँ भाई, फोर्स आ जाएगा तो प्रेशर आ जाएगा। और प्रेशर आ गया तो एनर्जी आ जाएगी। यही तो है यूनिट कन्वर्जन करनी है जो, और क्या करना है, इसके अलावा कोई नहीं है यूनिट कन्वर्जन में। इन चीजों के ऊपर अगर फोकस कर लिया कि कैसे एनर्जी का, कैसे प्रेशर का, कैसे एरिया, वॉल्यूम, मास, टाइम, इनका यूनिट कन्वर्जन अपन कर दें तो अपना भला हो जाएगा। नहीं समझ में आई? तो ये वीडियो जो है
मैं बहुत ही मतलब सोच समझ के और बहुत ही चूजी तरीके से बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस वीडियो से कितने जनों का भला होने वाला है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट। सबसे पहला लेंथ। नंबर 1, ठीक हुई लेंथ। अब ये लेंथ आपकी नॉर्मल लेंथ भी हो सकती है, वेवलेंथ भी हो सकती है लेंथ ही है। नहीं समझ आई? अरे लेंथ वेवलेंथ एक ही चीज है। हाँ ठीक है, नहीं है? ये डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अब वो कोई भी कर सकता है डिस्टेंस, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, कोई वायर भी कर सकता है। डिस्टेंस ट्रेवल करवा तो वायर को आगे से आगे पुश करते जाओ, वो डिस्टेंस ट्रेवल करता जाएगा। नहीं समझ में आई बात? तो डिस्टेंस ट्रेवल आपकी लेंथ है, और लेंथ का मेजरमेंट हमेशा और हमेशा बहुत ही स्पेसिफिक यूनिट्स में होता है। ठीक है, नहीं है? जैसे मीटर हुई है आपकी, सेंटीमीटर हुई। ठीक है, नहीं है? मीटर से छोटी, अच्छा वैसे लिख देता हूं, मीटर से छोटी डेसीमीटर है, डेसीमीटर से छोटी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से छोटी मिलीमीटर है, मिलीमीटर से छोटी माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर से छोटी नैनोमीटर है, और नैनोमीटर को अपन बोलते हैं मिली माइक्रोन। माइक्रो का मतलब 6 और मिली का मतलब 3, मिलकर बनता है मिली माइक्रोन। नैनोमीटर के बाद आता है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम के बाद आता है पिकोमीटर, पिकोमीटर के बाद आता है फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर के बाद आता है ओटोमीटर, प्राणामीटर, डिकामीटर। कुछ नहीं करना। ज्यादातर जो है पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रो, मिली, इन्हीं में चलता है आपका, यहीं पे चलेगा आपका। ठीक है, नहीं है? बस अपन को जरूरत है किसकी? हमें जरूरत है इनके रिलेशनशिप की, कि रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, नहीं है? अब आप देखा करो, मैं आपको समझा देता हूं, ढंग से समझना जो मैं कह रहा हूं। मान लो कि किसी भी आदमी को बाहर जाना है, बाहर अमेरिका जाना है, तो ऐसे तो है नहीं कि आपके घर के बगल में ही कोई एरोप्लेन, नहीं समझ में आई बात, बैठे और उसमें रवाना और बाहर चले गए, ऐसा तो होगा नहीं। बाहर जाने के लिए आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, तब जाके आप बाहर जाओगे। दूसरी चीज, बाहर जाने के लिए एक सेंटर होता है स्पेसिफिक, कि आपको अमेरिका जाने के लिए फ्लाइट दिल्ली से, कोलकाता से या वहीं से मिलेगी, एक सेंटर। तो आपके नजदीक का सेंटर कौन सा है, वो उस चीज को डिफाइन करेगा कि कौन सा सेंटर बनेगा। उसी प्रकार से हमें यूनिट कन्वर्जन में एक सेंटर को पकड़ना पड़ेगा कि हाँ दिस विल बी आइडियल फॉर मी। आपकी इच्छा हो जिसको पकड़ो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नहीं है? जैसे नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो को सेंटर मानते हैं अपन, वहीं से आगे पीछे करते हैं सारी चीज। समझ में आई? नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो मीटर को या नैनो को आप क्या मानते हो? सेंटर मानते हो, वहीं से एडजस्ट करते हैं। लेकिन अपन यहां पे सेंटर किसको मानेंगे? मीटर मानेंगे। तो एक डेसीमीटर जो है, एक डेसीमीटर जो है 10⁻⁻1 मीटर के बराबर होता है। उल्टा भी लिख सकते हो आप, लेकिन मैंने क्या कहा था, मैं इधर मीटर लिखूंगा हमेशा। क्या लिखूंगा? मीटर, क्योंकि सेंटर मेरे को ये रखना है। ठीक है भाई? तो एक सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा? 10⁻⁻2 मीटर। और एक मिलीमीटर इक्वल टू क्या होगा भाई? एक मिलीमीटर इक्वल टू होगा 10⁻³ मीटर। तो एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होगा? एक माइक्रोमीटर इक्वल टू कितना होगा भाई? 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, नहीं है? मीटर बड़ी है, सारी छोटी है, इसलिए माइनस लग रहा है। ठीक है भाई? हाँ जी। एक नैनोमीटर या एक माइक्रोमीटर, मिली माइक्रोन, एक मिली माइक्रोन इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। एक चीज को पुख्ता ध्यान रखो आप, एक चीज को पक्का ध्यान रखो, फिर मैसअप नहीं होगी चीजें। ठीक है, नहीं है? बाकी की मैं सारी आपको ट्रिक बता दूंगा। एक पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर, और एक फेम्टोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻15 मीटर। ये तो आगे बात किसकी? लेंथ की। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसी प्रकार से अपन एरिया को कर सकते हैं। दूसरा एरिया ले लेते हैं,
सेकंड एरिया। वॉल्यूम की चर्चा अपन अलग से करेंगे क्योंकि वॉल्यूम में इतनी ज्यादा यूनिट नहीं चलती है, ठीक है। नहीं चलेगी तो देख लेंगे बाद में अपन, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। देखो इधर यहां पे अपने पास है मीटर स्क्वायर आएगा, डीएम स्क्वायर आएगा, डीएम स्क्वायर आएगा, सीएम स्क्वायर आएगा, एमएम स्क्वायर आएगा। इन सब की स्क्वायर लगा लेना भाई। क्या लगा लोगे? इन सब की स्क्वायर लगा लेना ताकि आपको क्या लग जाए, पता लग जाएगा। सबका स्क्वायर आप लिख लेना तो आपका एरिया हो जाएगा। तो भैया एरिया का यूनिट कैसे आएगा? देखो 1 डीएम स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। फिर मीटर स्क्वायर को अपन ने क्या रखा है? सेंटर रखा है। समझ में आई कुछ बात? ठीक है भाई। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करनी है यूनिट्स को, जोड़ना नहीं है ना उसकी कोई, ठीक है नहीं है। बस 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलो इनको। किससे मल्टीप्लाई करते हुए? चलो 2 से। 1 mm, 1 mm कितना होगा भाई? 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा भाई? 10⁻12 मीटर स्क्वायर। और 1 नैनोमीटर स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 10⁻, हाँ जी, -18 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही आप 1 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर इक्वल टू क्या कर सकते हो? 10⁻20 मीटर स्क्वायर। ये समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई? क्लियर है? ये कर सकते हो आप, बिल्कुल इजी है। अब एक चीज ध्यान रखना, आपने एक चीज कॉमन देखी क्या यहाँ पे? क्या है वो कॉमन? कॉमन चीज ये है बेटा, ढंग से देखना कि मैंने इधर सबको जो अपना ये इक्वल है, इक्वल के इधर क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, और इधर क्या है? राइट हैंड साइड। क्या है भाई? राइट हैंड साइड। दो चीजें हैं, ठीक है नहीं? लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है इक्वल के। तो आपको ये पता होना चाहिए आपको मूव किधर करना है यूनिट में। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड करना है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड करना है? मूव किधर करना है? नहीं समझ में? आपको मूव किधर करना है? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव करना है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है? ये आपको आपके क्वेश्चंस में पता लगेगा कि अपन को कौन सी यूनिट चाहिए। नहीं समझ में? कर सकते हो आराम से, बिल्कुल इजी है। बिल्कुल इजी है। अब देखो इधर आप समझने की कोशिश करना। मैं एक कोई सी भी क्वांटिटी उठा लो, जैसे ये उठा रहा हूं, ये उठा लेता हूं बाहर। ये उठा ली मैंने क्वांटिटी आपकी, और यहां पे लिखी है 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 m। ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत? अब अगर आपको कोई माइक्रोमीटर क्वांटिटी है, कौन सी? कोई भी माइक्रोमीटर क्वांटिटी है, और उस माइक्रोमीटर क्वांटिटी को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ब्लाइंडली माइक्रोमीटर क्वांटिटी को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं समझ में आई बात? आई की बात समझ में? ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा। आप इधर जाओगे तो ये वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इधर जाओगे तो डिवाइड होगा। जैसे मान लो कि आपको मीटर से माइक्रोमीटर में कन्वर्जन करना है साहब, तो जो मीटर क्वांटिटी है उस मीटर क्वांटिटी को किससे डिवाइड करोगे आप? डिवाइड किससे करोगे? डिवाइड करोगे आप 10⁻⁻6 से डिवाइड करोगे। गोटेड या नहीं? आई नहीं यही बात समझ में? कर सकते हो आराम से, इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको यूं लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। बस ये ध्यान रखना, माइक्रोमीटर को मतलब जब लेफ्ट हैंड क्वांटिटी को आप राइट हैंड क्वांटिटी में कन्वर्ट करोगे, तो जो राइट हैंड क्वांटिटी के आगे ये लगा हुआ है ना, जो भी न्यूमेरिकल फिगर, इस न्यूमेरिकल फिगर को मल्टीप्लाई करना है। और अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आप कन्वर्ट कर रहे हो यूनिट को, तो जो आपका राइट हैंड साइड में क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी, उससे डिवाइड करोगे। पकड़ में आई नहीं आई ये बात?
अगर ये पकड़ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात, नहीं आई तो आप एक बार और देखना वीडियो को, समझ में आएगा। ठीक है नहीं है? चले भाई, अब आप कह रहे हो कि सर ये तो आपने एक स्पेसिफाई बताया कि हम सब मीटर पे पहुंच सकते हैं, पर हमें माइक्रोमीटर से साहब एंगस्ट्रॉम चाहिए। क्या चाहिए? एंगस्ट्रॉम। अगर आप माइक्रोमीटर से मीटर पे पहुंच गए तो मीटर से आप एंगस्ट्रॉम पे नहीं पहुंच सकते क्या? ये ट्रिक दूसरी वाली पे लगा देना, यही ट्रिक है दूसरी वाली पे लगा देता हूं, मैं दिखाता हूं एक। चलो आप मेरे को ये बताओ वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, आप बोलोगे सर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स। अगर मैं कहूं कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है अपन को, या आप एक काम करो ना, इसको सेंटीमीटर में लिखो, पहले सेंटीमीटर में लिखो 10⁻10 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, ये है भाई साहब। अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को एंगस्ट्रॉम में चाहिए लाइट की वेलोसिटी, काय में चाहिए? एंगस्ट्रॉम में। किसमें? एंगस्ट्रॉम में। तो मेरे को पता है कि मेरे पास इसका और एंगस्ट्रॉम का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, और पता भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर गड़बड़ होगी। फिर क्या है, फिगर दिमाग से एक तरीके से आउट होने लग जाते हैं। इसलिए कोशिश करो कि ये जो फिगर है बस इन्हीं को याद रखो। आप कोशिश ये करो, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आप सबके रिलेशनशिप लिखोगे 100 रिलेशनशिप हो जाएंगे, कोई मतलब तो निकलनी है नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि आपको डेसीमीटर का -1 होता है, सेंटीमीटर का -2 होता है, मिलीमीटर का माइनस, ये बहुत आसान है क्योंकि ये 11th में पढ़ाया जाता है, 9th 10th में ये चीज सिखाई जाती है। ठीक है नहीं है? समझ में आई बात? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपके पास है, और मैं चाह रहा हूं कि मेरे को ये कहीं में चाहिए, एंगस्ट्रॉम में चाहिए, कि एंगस्ट्रॉम में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, आपको मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशनशिप पता है? बोलो पता है सर। 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होते हैं साहब, ये पता है मेरे को, बहुत बढ़िया बात। आपके पास क्वांटिटी क्या है? सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे आप, तो क्या करोगे? बोले सर सेंटीमीटर की जो क्वांटिटी है उसको 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बहुत बढ़िया बात। तो सेंटीमीटर की क्वांटिटी कितनी है बेटा? 3 इंटू 10⁻10, और इस सेंटीमीटर की क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 10⁻2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना बन जाएगा? 3 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर, सॉरी मीटर सेकेंड इनवर्स। आप समझे कैसे किया? बोले सर ये तो मीटर में आया, एंगस्ट्रॉम में नहीं आया। तो अभी रुक जाओ, अभी तो एंगस्ट्रॉम का और लिखेंगे अपन रिलेशनशिप। तो एंगस्ट्रॉम का रिलेशनशिप हमें पता है क्या? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है, जो अभी करके आए हैं अपन। देखो बिल्कुल सिंपल है ये करके आए हैं। ठीक है कि नहीं है? तो अब अपने पास कौन सी क्वांटिटी है? बोले सर मीटर क्वांटिटी है, और मीटर क्वांटिटी को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है? साहब एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा सर, मीटर क्वांटिटी को आप 10⁻⁻10 से डिवाइड कर दो, ताकि वो इजीली एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाए। तो ये रहा अपना मीटर, चेक करो एक बार, 10⁻⁻, ये 8 है, और मैं कहां से डिवाइड करूंगा इसको डिवाइड करूंगा 10⁻10 से डिवाइड करूंगा। अब ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, तो इसका क्या आएगा? 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻10 प्लस होगी ना। अब बेस से में तो पावर ऐड होती है, 3 इंटू 10⁻18 काय में आ गया आंसर? ये एंगस्ट्रॉम सेकेंड इनवर्स में आ गया ये आंसर। ये तो वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात की है अपन ने। ठीक है कि नहीं है? जिसमें आपने क्या, देखो इस यूनिट को चेंज किया नहीं किया। ठीक है नहीं है? ऐसे ही आप वेवलेंथ में कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वेवलेंथ में चेंज कर सकते हो। ठीक है भाई, तो पहले वेवलेंथ देख लेते हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ? तो वेवलेंथ के बारे में आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ वेवलेंथ क्या चीज होती है, क्योंकि सब इंटेलिजेंट हो, सब पढ़े हुए हो हर चीज को। वेवलेंथ जो है मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन है। ये मान के चलो कि क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा यूज में आती है, अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी में
बहुत ज़्यादा यूज में ली जाती है, ठीक है नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में भी ये थोड़ी बहुत काम में आती है। तो जब वेवलेंथ की बात अपन करेंगे तो ये है लेंथ ऑफ वेव, क्या है, लेंथ ऑफ अ वेव, है ना। और वेव जो है वो अपनी कई प्रकार की है, ठीक है नहीं है, जैसे ओआरडी होती है, सीडी होती है, ठीक है, एक 2D होती है आपकी। तो अपन 2D वेव की ही बात करेंगे कि ये 2D वेव है अपने पास और ये इस प्रकार से प्रोपेगेट कर रही है, कर रही है। तो जब ये वेव प्रोपेगेट करती है तो आप देखोगे इसमें मैक्सिमा और मिनिमा बनते हैं। तो ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है, क्या है, मिनिमा, ठीक है नहीं है। इनको तो अपन बोलते हैं क्रस्ट, इनको बोलते हैं ट्रैप्ट, इनको बोलते हैं क्रस्ट, इनको बोलते हैं ट्रैप्ट, इनको बोलते हैं क्रस्ट, इनको बोलते हैं ट्रैप्ट। तो हम वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या देंगे, वेवलेंथ की डेफिनेशन देंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट। क्या है ये, एडजेसेंट क्रस्ट के बीच की दूरी है, कोई भी दो पकड़ लो, तो एक तो ये ना, एक ये ना क्रस्ट, इन दोनों के बीच की दूरी को आप देखोगे, मेजर करोगे तो ये आपकी क्या आएगी, वेवलेंथ आएगी, एक्चुअल में क्या आएगी, वेवलेंथ, ठीक है नहीं है। या फिर आप ये बोल सकते हो और ट्रैप्ट, यहां से यहां तक की दूरी भी आपकी क्या है, वेवलेंथ, क्या है, वेवलेंथ है, ये भी वेवलेंथ है, वो भी वेवलेंथ है। अगर आपकी एक ही रीजन की वेवलेंथ है, एक ही रीजन की लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो उसकी वेवलेंथ सेम आएगी। नहीं तो अलग अलग रीजन की लोगे एक साथ तो वो अलग अलग वेवलेंथ शो करेगा, वेरिएबल वेवलेंथ, ठीक है नहीं है। उस टाइम पे रीजन डिसाइड करना जरूरी है, उसके बाद वेवलेंथ आपकी क्लियरफाई होगी, क्लियर कर सकते हो आराम से। अगर मान लो कि मैं ये कह रहा हूं कि किसी वेव की वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 3.06 एंगस्ट्रॉम है, तो ये जो वेवलेंथ है ये इन पिकोमीटर क्या होगी, या इन नैनोमीटर क्या होगी, या इन मिलीमीटर क्या होगी, इन माइक्रोमीटर क्या होगी, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बात समझ में आई, लेंथ के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है भैया, क्या दिक्कत है। तो हमें पता है कि हमने सेंटर किसको माना है, मीटर को माना है, हर जगह मीटर को ही मानेंगे अपन, सेंटर किसको मानेंगे, मीटर को ही मानेंगे, ठीक है भाई। तो अब हमें क्या करना है, इसको इनमें कन्वर्ट करना है। तो मैं एक पिकोमीटर का समझूंगा, बाकी का आपको खुद करना है, सेल्फ ही तो करोगे ना। तो आपको पता है कि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर हो गया, पता लग गया आपको, पता है। और आप एंगस्ट्रॉम की क्वांटिटी को पिकोमीटर में चेंज करना चाहते हो, इसका मतलब पिकोमीटर का रिलेशनशिप भी आपको पता होना चाहिए, -12 मीटर होता है। तो सबसे पहले हमें किस पे जाना पड़ेगा, मीटर पे जाना पड़ेगा। तो 3.06 और ये दिया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। बोले सर हमारे पास मीटर में आ गया, तो मीटर में आया तो आपका आंसर तो आया नहीं है, अभी तो कहीं में आना है, आपको पिकोमीटर में आना है। बोले काम करो सर, इस मीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपन किससे डिवाइड कर देंगे, इसी को 10⁻⁻12 से डिवाइड कर देंगे। और ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस होएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस होएगा, +12 -10, तो ये हो जाएगा आपका 306 इंटू 10⁻²⁵ पिकोमीटर। इसको आप ये भी कर सकते हो 306 पिकोमीटर, 306 पिकोमीटर कर सकते हो, आराम से देख लो आपके सामने। तो मेरे को लगता नहीं है लेंथ के ऊपर और टाइम वेस्ट किया जाए, लेंथ के क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है नहीं है। एंगस्ट्रॉम में, पिकोमीटर में, सेंटीमीटर में, आप चाहो जिसमें कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मान लो कि यही फॉर्मूला बोर रेडाई के लिए आता है, आपको पता है अभी बताया था 0.529, हाँ जी, n² z एंगस्ट्रॉम में। अब वो क्वेश्चन पूछ ले आपको कि फोर्थ ऑर्बिट
ओ हाँ जी, लिथियम +2 आयन, आयंस रेड डाई क्या होगी, और वो रेड डाई चला के गाय में पूछे, पिकोमीटर में पूछे, तो क्या इलाज है भाई इसका? कोई इलाज नहीं है। एंगस्ट्रॉम में अपने पास फॉर्मूला है, पिकोमीटर में पूछ रहे हैं, तो पहले तो अपन को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जेड की वैल्यू क्या है। तो जेड की वैल्यू तो 3 है, लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर, और एन की वैल्यू कितनी है आपकी? एन की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 होएगा, तो ये हो जाएगा आपका आर एन 0.0, ठीक है नहीं है, और ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई आपका 3। ये तो एंगस्ट्रॉम में आ रहा है। पिकोमीटर में क्या करेंगे? अभी पीछे क्या किया था पिकोमीटर में? आपने बोला सर कुछ नहीं किया, मैंने तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 0.529 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻², कहीं में आ जाएगा ये पिकोमीटर में। इसको सोल्व कर लें, है ना इजी? इजी है, तो आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, थोड़ी सी फीलिंग आने लगी होगी, कॉन्फिडेंस आने लग गया होगा कि हाँ आप फिजिकल सीख सकते हो, ठीक है नहीं है? तो अपन ने किस किस को यहाँ पे देख लिया है बेटा, यहाँ पे अपन ने चेक कर लिया है। एक तो सीख लिया अपन ने लेंथ के बारे में, एक एरिया के बारे में। कर सकते हो आप आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है, कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है लेंथ क्यूब। क्या होता है भाई? लेंथ का क्यूब। यूनिट में, फॉर्मूला नहीं है ये, यूनिट में। जैसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, नैनोमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे फॉर्मूले नहीं सीख रहे हैं अपन कि बोले सर ये कौन सा फॉर्मूला लिख दिया, ये फॉर्मूला तो किसका है? क्यूब का है। फॉर्मूला नहीं है, ये यूनिट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो अपने पास जो यूनिट आएगी वो आपको पता है, ज्यादातर मीटर क्यूब, डीएम क्यूब और सीएम क्यूब, ठीक है। हाँ जी, सीएम के बाद में कौन आता है? माइक्रोमीटर क्यूब, फिर कौन आता है? नैनोमीटर क्यूब, और फिर आपका एंगस्ट्रॉम क्यूब, एक पिकोमीटर क्यूब या फेम्टोमीटर क्यूब। ये यूनिट है आपकी मोटी मोटी, ठीक है नहीं है? एमएम और भूल गया मैं, एमएम क्यूब भी लिखना। तो जब हमने पीछे देखा था, देखो पीछे क्या देखा था, ये वाली यूनिट्स, जब अपन ने क्या किया था, इनका क्यूब करेंगे। क्या करेंगे बेटा? क्यूब, इनका क्यूब करेंगे अपन। तो क्यूब करते हैं, पहला क्यूब आता है अपने पास 1 डीएम क्यूब, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है कंसेक्युटिवली, लगातार। कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 से, ठीक है भाई। तो ये देखो आराम से कितना आ गया, -3 मीटर क्यूब, क्लियर है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। 1 mm क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁻, हाँ जी, 3 इंटू 3 कितने हो गए? 9 मीटर क्यूब, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? -18 मीटर क्यूब। 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप तो इनको, पावर्स को। 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻27 मीटर क्यूब, ठीक है भाई। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या हो जाएगा? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ जी, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू हो जाएगा आपका, हाँ जी, 10⁻30 मीटर क्यूब। और 1 पिकोमीटर बराबर, 1 पिकोमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? क्यूब बराबर हो जाएगा 10⁻, कितना होता है? 12 इंटू 3, 36 मीटर क्यूब। तरीका वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट यही चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड को जब राइट हैंड साइड क्वांटिटी में आप कन्वर्ट करोगे तो जो आगे लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ, इसको अपन इंप्लीमेंट करेंगे, अभी काम की चीज अपने काम में आएंगी, ठीक है भाई। तो देखो इधर
जब ये चीज अपन कर लेंगे उसके बाद हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 dm क्यूब किसके बराबर होता है? 1 लीटर के बराबर होता है। और 1 cm क्यूब जिसको अपन बोलते हैं 1 cc सेंटीमीटर क्यूब, वो 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 मिलीलीटर की। इसको आप क्या कह सकते हो? 1 ml बोल सकते हो। और आपको अच्छी तरह पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो 1 डीएम क्यूब में 1000 सीएम क्यूब होगी। ये कुछ एक्स्ट्रा है आपके लिए जो सॉल्यूशंस में काम में आते हैं। ये सॉल्यूशंस का इंटर कन्वर्जन है, बाकी का इंटर कन्वर्जन यहां पे लगेगा ही लगेगा, कोई दिक्कत। अब इसका इंप्लीमेंट देखते हैं अपन की इंप्लीमेंट कैसे करना है। बस ये दो तीन चीजें जो मैंने बताई है, एक तो ये बताइए, एक ये बताइए, ये ध्यान रखना है आपको। ये 3 चीजें काम की है, काम में आएंगी सारी की सारी, कर सकते हो आराम से। इजी है ना? यूनिट कन्वर्जन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? नहीं है, आएगी भी नहीं। चलिए भाई देखो इधर आप। अब नेक्स्ट अपन चल रहे हैं इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर। तो पहली एप्लीकेशन तो अपन यहीं पे कर लेते हैं। ये देखो, लैम्डा m इज इक्वल टू c अपॉन m, k अपॉन m, ठीक है कि नहीं है? तो मैं क्या चाह रहा हूं? मैं ये चाह रहा हूं कि लैम्डा m जो है वो अपने पास आए ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स में आना चाहिए, ठीक है कि नहीं है? ये आनी चाहिए कब? व्हेन कप्पा इज इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर माइनस, और मोलरिटी जो है मोल लीटर इनवर्स। दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दिमाग मत लगाना बिल्कुल भी, सोचना भी मत, आराम से सोच, आराम से कैलकुलेट करना है, बिल्कुल पैसेंस के साथ, ठीक है नहीं है? अब मैंने यहां पे लीटर लिखा है, तो यहां पे मोल पर लीटर लिख दूं तो बहुत बढ़िया है ना, नीचे लिख देता हूं उस लीटर को, ऊपर कहां पे लिखता हूं? ऐसे मोल लीटर। तो इसको मोल डीएम क्यूब भी लिख सकता हूं क्या? अभी तो बताया था कि आपका 1 डीएम क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है कि नहीं होता? ठीक है कि नहीं? तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डीएम। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे को अगर ये यूनिट अचीव करनी है तो इस डीएम क्यूब को किस में कन्वर्ट करूंगा मैं? मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा सीएम क्यूब में। काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा बताओ? देखिए, सीएम क्यूब इनवर्स में, सीएम क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा डीएम क्यूब को। चलो ठीक है, रख देता हूं मैं एक बार, तो फॉर्मूले में यूनिट रख रहा हूं, फॉर्मूला के लास्ट में आएंगे, पहले यूनिट रख देते हैं अपन। तो यूनिट यहां पे रखी, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर माइनस, और ये मोल, और ये जो डीएम क्यूब आया है, ये डीएम क्यूब यहां पे डिवाइड में आता, डिवाइड से उठ ऊपर चला जाएगा, तो ये डीएम क्यूब ऊपर चला गया। भाई डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, पता है आपको, इतनी मैथमेटिक तो आती है, ये तो हल्की फुल्की मैथ्स है, ठीक है नहीं है? कि मोल डीएम नीचे आता है इसलिए डीएम ऊपर चला गया। अब मेरे को इस डीएम को काय में कन्वर्ट करना है? मेरे को इस डीएम को सीएम में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? अभी देखो इधर, ये काम मेरे को करना है, और जब ये काम मैं कर दूंगा तब मेरे को डिजायर्ड यूनिट मिल जाएगी। यहां से ये कट जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है नहीं है? तो मैं रिलेशनशिप लेके आऊंगा, लेकिन मेरे पास रिलेशनशिप नहीं है डीएम और सीएम का डायरेक्ट, मीटर बीच में पड़ा हुआ है। तो लाओ मीटर को, कहां गया मीटर? हाँ भाई, मीटर को लाओ, मीटर कहां गया देखो, चेक करते हैं। हाँ जी, कहां है भाई? ये देखो, ये आ गया पहला, ले लेते हैं इसको, यहां से उठा ले लेते हैं। क्या करें? कॉपी कर दिया, और कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं मैं, क्योंकि मेरे को डीएम को पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है, ठीक है नहीं है? फिर दूसरी चीज भी उठा लाते हैं यहां से, ये वाली चीज भी उठा लाते हैं, क्योंकि ये भी काम में आएगी, क्योंकि मीटर को अपन को सेंटीमीटर क्यूब में भी तो कन्वर्ट करना है। चलो, ये दोनों चीज आपकी यहां पे आ गई है, देखो आ गई ना? अब पहले मेरे को डीएम से मीटर क्यूब में जाना था,
डीएम से मीटर क्यूब में जाना है, कहाँ में जाना है, डीएम से मीटर क्यूब में जाना है। तो मैं क्या करूंगा, डीएम से मीटर क्यूब में जाऊंगा तो इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, कर दो। तो कप्पा कप्पा और ऊपर ही डीएम है भाई, आप सोचो ऊपर ही क्या है, डीएम। तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा, कर दिया, और डिवाइडेड बाई एम। ये काई में चला गया, ये काई में चला गया, मीटर क्यूब की फॉर्म में चला गया फॉर्मूला। अब मेरे को मीटर क्यूब से वापस किसमें आना है, सीएम क्यूब में आना है साहब, यहाँ पे सीएम क्यूब लाना है ये वाला। तो लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इससे डिवाइड करूंगा, नहीं करूंगा तो कर दो डिवाइड, 10⁻⁻6 से डिवाइड कर दिया। अब ये ऊपर जाएगा प्लस होएगा, तो कप्पा इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। बाकी के कुछ भी चेंजेस नहीं करना, केवल अपन को एक चीज करनी है, जैसे डीएम क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, सीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हमने पहला लिया डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, फिर मीटर क्यूब को सीएम क्यूब में कन्वर्ट किया अपन ने 10⁻6 से डिवाइड करके। तो डिवाइड किया तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे आ गया, ये क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 1000, ये 10⁻3। तो अपना जो लैम्डा एम का जो फॉर्मूला है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, वो ये बन गया। कब, जब ये सारे फिनोमेना आपको चाहिए होते हैं। आई क्या बात समझ में, जब सारी चीजें अपने पास, या ये दिया हुआ हो, ये दिया हुआ हो, और ये पूछ रहा है, तब अपन को ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। क्लियर है। अगर मान लो कि इसी तरीके से अपन लैम्डा एम की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहें, कप्पा अपॉन एम फॉर्मूला है अपना, और मैं ये चाह रहा हूं कि लैम्डा एम की यूनिट अपने पास आए ओम इनवर्स, हाँ जी, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये यूनिट आए मैं चाह रहा हूं, ठीक है कि नहीं है। इस यूनिट के लिए आपको कप्पा की वैल्यू गिवन है, कप्पा की वैल्यू है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और जो मोलरिटी है वो मोल पर लीटर में है, लीटर इनवर्स। तो आपका जो है बेसिक फंडामेंट्स वही रहेगा, यानी कि यहां पे ओम इनवर्स लिख दिया, यहां पे मीटर इनवर्स लिख दिया, और यहां पे मोल आ गया, और यहां पे आ गया डीएम क्यूब, ये रहेगा। अब इस डीएम क्यूब को कहीं में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में, तो करो कन्वर्ट, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। और जैसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, आप देखोगे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, कहीं में कन्वर्ट कर दिया मैंने, हटाओ, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा कि आपको यही यूनिट मिलने वाली है। चेक करो आराम से, एम, एक एम, 3m कैंसिल, 2m बचेगा, मोल इनवर्स ऊपर चला जाएगा, यूनिट यही मिलने वाली है। तो अभी एक फॉर्मूला लिखा था अपन ने पीछे, ये देखो 1 डीएम क्यूब इक्वल टू 10⁵ एंड 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 1 डीएम क्यूब इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है फाइनली, तो डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो डीएम क्यूब की क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई होगी, 10⁻³ से होगी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अपना जो फॉर्मूला है लैम्डा एम का वो है कप्पा अपॉन, हाँ जी, एम, ये फॉर्मूला है। और मैंने क्या किया, मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया अपना फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले की यूनिट ये आ रही है आपकी सामने, लेकिन इसको अपन लिखेंगे कैसे, ऐसे तो लिखेंगे कप्पा डिवाइडेड बाई एम इंटू 1000, नीचे आएगा इस बार। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे कब, जब इस प्रकार के सर्कमस्टेंसेस आपको क्वेश्चंस में दिए हुए रहेंगे, ठीक है नहीं है। बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, और एग्जाम में मैं फिर कहूंगा, ध्यान रखना, आज कह रहा हूं आपको, दोबारा सुन लो, केमिस्ट्री को बने हुए आज एक दिन नहीं हुआ, एक महीना नहीं हुआ, एक साल नहीं हुआ। केमिस्ट्री जो है लगभग 50-100 साल से चलती आ रही है। और अगर बात करें मेरी एज भी अगर देखें ना, जब से मैं थोड़ा समझदार हुआ हूँ, या मान लो कि भाई 12th क्लास पास की है, 12th क्लास पास करने के बाद 25 साल तो मैंने भी देख लिया। 25 साल देख ली है, नहीं 25 साल नहीं देखे भाई, 20-22 साल देख लिए अपन ने, मैंने भी।
जब 20-22 साल मैंने देख लिए केमिस्ट्री के, 25 साल मान लो कि साहब 25 साल अपन ने केमिस्ट्री के देख लिए, तो 25 साल पहले भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ करती थी, नीट की एग्जाम हुआ करती थी, जेई की हुआ करती थी, जेई की किसी और नाम से होती थी, नेट वगैरह की भी क्वालिफाई एग्जाम हुआ करती थी, बहुत सारी एग्जाम हुआ करती थी, होती थी कि नहीं होती थी। केमिस्ट्री तब भी वही थी, आज भी वही है, तब भी ये क्वेश्चन थे, आज भी वही क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन डेवलप नहीं हुए हैं। सबसे ज़्यादा डेंसिटी ओस्मियम की होती है, आज भी वही है। सबसे हार्डेस्ट मेटल टंगस्टन होता है, पहले भी वही था और आज भी वही है। नहीं समझ में आई। सीजीएम की सबसे बड़ी साइज होती है, पहले भी थी और आज भी है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पहले भी पाया जाता था, आज भी पाया जा रहा है। तो चेंज क्या हुआ है? क्वेश्चन का जो आईक्यू है वो चेंज हुआ है, क्वेश्चन का आईक्यू है वो चेंज हुआ है। अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, उनमें क्या होता है कि जनरली आप देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पूछता है, ट्रेंड पूछता है, ट्रेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी का। तो ट्रेंड जो चलता है वो जनरली लेफ्ट टू राइट बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? लेफ्ट टू राइट, कि लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये फलाना हो रहा है, ये कांस्टेंट हो रहा है। और एक पूछता है डाउन द ग्रुप। आजकल क्वेश्चन कैसे आने लगे, क्वेश्चन देंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर पहला रखने की कोशिश करते हैं वो, कि बच्चे को पहला मिल जाए, टिक करके चल जाए, बाकी के 3 ऑप्शन पड़ेगी। अब वो क्वेश्चन क्या रहेगा, वो लेफ्ट टू राइट की जगह क्या देगा, राइट टू लेफ्ट देगा एग्जाम में, कि इधर से इधर चलने पर कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, कौन सी डिक्रीज हो रही है। नहीं समझ में आई? कौन सी देगा? राइट टू लेफ्ट। मेंटल आईक्यू बढ़ा दिया। अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ेगा बच्चा तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब डाउन द ग्रुप नहीं पूछता, अप टू ग्रुप पूछता है ये, है ना। डाउन द ग्रुप और अप टू ग्रुप, डाउन द ग्रुप अप टू ग्रुप, अप टू ग्रुप पूछता है कि नीचे से ऊपर जाने पर क्या होगा। ठीक है कि नहीं है? अगर वो पूछे कि हेलोजन एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ अप द ग्रुप होगी, इंक्रीजेज डिक्रीजेज फलान नेम का, तो 99% तो ये बोलेंगे यार एचएफ से लेकर और एचआई तक तो बढ़ दी है, तो वो इंक्रीजेज करेंगे, तो पहला टिक वो मिल जाता है उसको। तो ये चीजें जो हैं मेंटल आईक्यू बढ़ाने के लिए, ये क्वेश्चन का आईक्यू बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन का लेवल इसी प्रकार से बढ़ाया जाता है। लेवल कोई अलग चीज से थोड़ी आएगा कि LEVEL डालेंगे तभी लेवल बढ़ेगा। लेवल बढ़ता है उसमें कुछ ऐसी चीजें डाल दें जिससे बच्चे को टाइम लगे, और उन एग्जामिनर को उन चीजों से कभी डर नहीं लगता जिनकी प्रैक्टिस आपने 1-2 बार की है। एग्जामिनर को उन चीजों से डर लगता है जिसकी प्रैक्टिस आपने हजारों बार की है। नहीं समझ में आई बात? हजारों बार वो क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आता जो हजारों बार प्रैक्टिस हुआ है, वो क्वेश्चन आता है जो आपने कम प्रैक्टिस किया है। अब आप खुद सोच के देखो कि आप किस टाइप के क्वेश्चन कम प्रैक्टिस करते हो। ये सिंपल सा फंडा है अपने पास वॉल्यूम का। ठीक है नहीं है? ऐसे ही जब सॉलिड स्टेट की अपन कहानी करें, सॉलिड स्टेट में डेंसिटी का फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपको। ठीक है नहीं है? उस फॉर्मूले के लिखता हूं Z इफेक्टिव इनटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय आवोगाद्रो नंबर Na और इनटू A क्यूब। ये अपना फॉर्मूला है डेंसिटी का, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर नीट जेईई में है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कटने वाले आते हैं, डायरेक्ट कट के डेंसिटी बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है। लेकिन जो जैसे जैसे लेवल एग्जाम हाई होती हुई चलती है वैसे वो एज लेंथ पूछ लेता है। ठीक है नहीं है? और एज लेंथ का मतलब रूट क्यूब, और रूट क्यूब बिना कैलकुलेटर निकालना ये थोड़ी सी महाभारत है। बाकी हालांकि अपन कर सकते हैं, 3 इक्वल टुकड़े कर लो, उसके रूट क्यूब निकल जाएगा, आइडिया लग जाता है आराम से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है नहीं है? हाँ चले भाई, तो यहाँ पे ये जो ए है, मेरे को यूनिट चाहिए इसकी इकाई में, मेरे को यूनिट चाहिए इसकी ग्राम पर एमएल, यानी कि ग्राम CM-3 में चाहिए मेरे को यूनिट। ठीक है नहीं है? हाँ जी, इसी में चाहिए यूनिट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी ए आएगा उसको मेरे को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके वो कैंसिल होएगा। नहीं समझ में? कैंसिल क्या होगा, वो यूनिट बनेगी यार, कैंसिल क्यों करवाएंगे अपन। ऊपर तो ये रहा ग्राम, ठीक है नहीं है? ग्राम पर मोल, मोल कैंसिल करने के लिए आ गया, ये ग्राम आएगा, ये यूनिट लेस होता है, तो ये ग्राम और ये क्या है ml, तो इसको आपको सेंटीमीटर क्यूब में लेना पड़ेगा। ये गाय में होनी चाहिए, दिस मस्ट बी इन
सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब में होनी चाहिए, तब जाके आपकी यूनिट की आएगी। अब मान लो कि मैंने कह दिया A इक्वल टू पिकोमीटर, पिकोमीटर में साहब के बड़ी समस्या आएगी। तो सबसे पहले हमें पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है नहीं है? तो अपन देखो यूनिट लेके आते हैं पीछे से अपनी पिकोमीटर की इसकी, हाँ जी, ये यूनिट ले चलते हैं अपन उधर, ताकि अपने को काम में आए। 2 मिनट लगेगी, वहां पे भी बना सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपन इतनी मेहनत क्यों करेंगे फालतू में, जब अपने पास है सारा सिस्टम। चलो रखो यहाँ पे, रखो, आ जाओ आ जाओ, ये रखती है इधर में, हाँ भाई डेंसिटी यही है। चलो कूल इट, कूल। बोले सर आप पिकोमीटर और मीटर का रिलेशनशिप ये रहा, ये तो ये क्या है यहाँ पे 36। इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं पिकोमीटर से मीटर क्यूब में घूमूंगा, पिकोमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में घूमूंगा, तो आपको -36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपना फॉर्मूला ये है, डी जेड इफेक्टिव इंटू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। क्या भाई? ए क्यूब इंटू, देखो यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है 36। लेकिन आपको फिर बता दूं कि अभी यूनिट इसमें नहीं आएगी। किसमें? ये अभी यूनिट मीटर क्यूब में ही चल रही है आपने, क्योंकि आपने पिकोमीटर को काय में कन्वर्ट कर दिया, मीटर क्यूब में। अब मीटर क्यूब से अपन को सेंटीमीटर क्यूब में जाना। देखो ये गए मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में गए, ये देखो, तो मेरे को 10⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी तो डिवाइड करूंगा मैं, कहां करूंगा डिवाइड? यहीं पे करूंगा डिवाइड, और कहीं नहीं करूंगा, यहीं पे। तो अपना जो है डिवाइड किया रहा 10⁻⁻6, तो ये डिवाइड होगा, ये यहीं पे ऊपर जाएगा प्लस के फॉर्म में। आप ये सोचोगे सर यहां जाना चाहिए, वो तो चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पे जब वो जाएगा डिवाइड का डिवाइड हमेशा ऊपर जाता है, तो साइन चेंज नहीं होता, समझ में आई? और यहां पे जा रहा है तो ये पावर का साइन चेंज हो जाएगा, 6 से 30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो अपना जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? जेड इफेक्टिव इंटू मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट एवोगाड्रो नंबर, और आपने जो ए क्यूब लिया है वो पिकोमीटर में लिया है। काय में लिया है बेटा? पिकोमीटर में। इसको यहां जरूर दिखाना आप, ए क्यूब आपने लिया है पिकोमीटर क्यूब में। तो पिकोमीटर क्यूब में लोगे तब जाके यहां पे 10⁻30 आएगा। कितना आएगा? 10⁻30, और आपकी यूनिट ग्राम पर एमएल में रहेगी, यानी कि पिकोमीटर आए तो 30। तो अब एक चीज तो समझ गए ना आप, एक चीज समझ गए कि जो भी आएगा उसमें 6 का डिफरेंस अपन को लेना है, ठीक है नहीं? अगर मान लो कि ए जो है आपका एंगस्ट्रॉम में, काय में? एंगस्ट्रॉम में। तो एंगस्ट्रॉम में जब कन्वर्ट करेंगे, देखो गौर से देखो, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो 30 आएगा, -30 नीचे, -30 आएगा नीचे। -30 में से आपको कितने माइनस करने पड़ेंगे? 6, क्योंकि ये डिवाइड में आएगा, डिवाइड का ऊपर जाएगा, प्लस होएगा, फिर माइनस होएगा, ठीक है नहीं है? तो ये आ गया आपका, कितना आ गया? 24। तो इसका मतलब जो एंगस्ट्रॉम में होएगा, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? जेड इफेक्टिव इंटू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब, एक क्यूब, एक क्यूब, एक क्यूब। और ए क्यूब आपने काय में लिया है? एंगस्ट्रॉम क्यूब में। काय में लिया है? एंगस्ट्रॉम क्यूब में लिया है। उसके बाद आप क्या करोगे? इंटू 10⁻24। अब जो आप चाह रहे हो उस यूनिट में आपको मिल जाएगा। नैनोमीटर में आएगा तो कितना आएगा? देखिए जवाब देना। नैनोमीटर अगर आता है तो कितना आता है? तो आप देखोगे नैनोमीटर 27 है पहले, और 27 में अगर आप 6 घटाओगे तो कितना आएगा? बताओ देखिए, 27 में से 6 आप माइनस करोगे, 27 में से 6 माइनस करोगे तो 21 आएगा। तो आप जब ए की वैल्यू काय में ले रहे हो बेटा? नैनोमीटर में ले रहे हो, नैनोमीटर में ले रहे हो, कोई दिक्कत बेटा? डी जो डेंसिटी का फॉर्मूला है ये बनेगा जेड इफेक्टिव इंटू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई एन इंटू ए क्यूब। ए क्यूब काय में है? नैनोमीटर क्यूब में लिया है आपने, और फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10⁻⁻⁷
27 में 6 गए तो कितने आएंगे? 21। आई क्या कुछ समझ में? नहीं आई? कर सकते हो आराम से, देखो आराम से। ये देखो आराम से। तो आपकी जो यूनिट है वो क्या आ जाएगी? ग्राम पर ml में आ जाएगी, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी, या ग्राम सेंटीमीटर -3 में आ जाएगी। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा काम है ये, कर सकते हो आराम से, इजी है। ठीक है कि नहीं है? ठीक है भाई। तो आज जो है वीडियो को टारगेट देते हैं अपन 100 लाइक्स का। अगर आप वीडियो को 100 लाइक्स तक पहुंचा दोगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है कि नहीं है? शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये जो केमिस्ट्री है ये सबका भला करती है, आपका भी करेगी। ठीक है भाई, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।